डेफिनेशंस आउट देयर मार्केट में आपको बड़ी ज़्यादा डेफिनेशंस नजर आएंगी यूएक्स की। किसी को लगता होगा कि ये कोई यूज़र इंटरफेस से पहले वायर फ्रेम की शक्ल है, किसी को उसकी कुछ अलग डेफिनेशन मिली होगी। सो नॉट द डेफिनेशन आर राइट रॉन्ग और गुड और बैड। आपने जो पेन पॉइंट्स और गेन पॉइंट्स की होती है डेफिनेशन, पेन पॉइंट्स आप यूज़र रिसर्च की किसी भी मेथोडोलॉजी में निकाल रहे होते हैं, इंस्पायरेशन फेज होता है ये। और उन पेन पॉइंट्स को डॉक्यूमेंट करने का आइडियल प्रोसेस जो है वो कॉन्टेक्चुअल स्टडी है, कॉन्टेक्चुअल डायरी है। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपको यूज़र रिसर्च करना आना चाहिए सारा, आपको यूआई डिज़ाइन करना आना चाहिए और आपको उसकी एग्जीक्यूशन आनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो है वो यूआई में आता है, यूजर एक्सपीरियंस में फॉल करता है। कहाँ पर फॉल करता है? यूआई के अंदर भी हम एक्सेसिबिलिटी को देखते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस जो है, अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो कितनी एक अहमियत रखती है। परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का जो एलिमेंट है उसको हम डिज़ाइन साइड पर हैंडल करते हैं, देखते हैं। ऊबर जिस समय मार्केट में आया तो उससे पहले एक व्हीकल बुकिंग सिस्टम, टैक्सी बुकिंग सिस्टम बहुत सारे एग्जिस्ट करते थे। मेरा ख्याल है कोई 12 से 15 तो हमने भी बनाए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट ईशानुर रहमान और आज हमारे साथ मौजूद है जुल्कर अंसारी। 2 डिकेड हो गए हैं इनको इस इंडस्ट्री के अंदर, और पाकिस्तान का जो फर्स्ट स्टूडियो था वो भी इन्होंने ही बनाया था। तो आज हम इनके साथ बात करेंगे यूज़र एक्सपीरियंस के बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर और उन एलिमेंट्स के ऊपर आप मास्टर कैसे कर सकते हैं। तो कैसे हैं जुल्कर अंसारी साहब? थैंक यू वेरी मच ईशान, बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर इन दिस पॉडकास्ट। शुरू करें फिर हम? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे पहले पूछना चाहूँगा कि जिस तरह हमने एलिमेंट्स की बात की कि यूज़र एक्सपीरियंस के बेसिक एलिमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे और इसके ऊपर एक डिटेल डिस्कशन हमारी होनी है, तो अगर आप मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकें बेसिक एलिमेंट्स के बारे में यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से, वो कौन से बेसिक एलिमेंट्स हैं जिसके ऊपर अगर आप मास्टर करें तो आप एक अच्छे अंदाज में यूज़र एक्सपीरियंस को समझ भी सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यूज़र एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स को डिस्कस करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है पहले यूज़र एक्सपीरियंस की डेफिनेशन हमें पता हो। उसकी डेफिनेशन में उसके एलिमेंट्स आ जाते हैं बाय द वे। सो अच्छा, देयर टू मेनी डेफिनेशंस आउट देयर मार्केट में आपको बड़ी ज़्यादा डेफिनेशंस नजर आएंगी यूएक्स की। किसी को लगता होगा कि ये कोई यूज़र इंटरफेस से पहले वायर फ्रेम की शक्ल है, किसी को उसकी कुछ अलग डेफिनेशन मिली होगी। सो नॉट द डेफिनेशन आर राइट रॉन्ग और गुड और बैड, बट वो डेफिनेशन जो वाइडली एक्सेप्टेड है, वाइडली कॉमन एक्सेप्टेड है एज पर दी ISO स्टैंडर्ड्स, इट्स 9041 आई गेस, आई विल शेयर यू द लिंक। उसके मुताबिक यूज़र एक्सपीरियंस की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ यू हैव टू ऑब्जर्व, डॉक्यूमेंट, एनालाइज, मेजर एंड चेंज द यूजर्स इमोशन। सो एक एलिमेंट जो है वो है आपका ऑब्जर्वेशन यूज़र के इमोशंस का। दूसरा एलिमेंट इसमें यह है कि आपने उस ऑब्जर्वेशन को डॉक्यूमेंट करना है प्रॉपर, फिर आपने उसको डॉक्यूमेंट करके एनालाइज करना है कि क्या हो रहा है, फिर उस एनालिसिस डॉक्यूमेंट को आपने मेजर करना है और चेंज की तरफ लेके आना है। ये आपका फाइनल गोल है। तो यूज़र इमोशंस के ऊपर ये सारी स्टडी है ताकि आप पता कर सकें कि यूज़र किस प्रॉब्लम के साथ जुड़ा हुआ है, वो प्रॉब्लम कितना इम्पैक्टफुल है और वो किस मौके पे आ रही है, कौन सा टच पॉइंट है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप क्या पेश कर सकते हैं। ये कंप्लीट जर्नी है, हर जर्नी का एक अलग फेज है। सो दीज आर दी बेसिक एंड कोर एलिमेंट्स ऑफ द यूज़र एक्सपीरियंस। तो इस ही को अगर हम आप कह लें कि इन तमाम तरह एलिमेंट्स को जमा करें तो यूज़र सेंट्रिक बनता है। तो इसका मतलब है कि जहाँ भी जमा एलिमेंट्स को अगर आप जमा करते हैं तो यूज़र सेंट्रिक यही बनता है इसका। यूज़र सेंट्रिक बेसिकली एक टर्म है जब हम इस्तेमाल करते हैं कि आप अपना प्रोसेस, कोई भी आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो, प्रोडक्ट बना रहे हो या कोई भी एलिमेंट काम आप कर रहे हो, PDLC और SDLC, तो उस प्रोसेस को आप यूज़र को सेंटर में रख के बनाएं। विच मीन्स अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जिसका सेंटर मैं हूँ एज अ डेवलपर या एज अ डिज़ाइनर, तो मोस्टली इसके चांसेस ये हैं कि ये मेरी बाइसनेस होगी। अगर उसका सेंटर्ड क्लाइंट है, अगर उसका सेंटर्ड स्टेक होल्डर है, तो वो उनकी बाइसनेस है। सो यू मस्ट बी, और बाइसनेस आप कभी किसी चीज़ से निकाल नहीं सकते। सो द बेस्ट बाइसनेस इज द यूज़र बाइसनेस। तो आप यूज़र को सेंटर बना के अपने प्रोसेस को लगाते हैं तो आपके एग्जिस्टिंग प्रोसेस ही यूज़र सेंट्रिक हो जाते हैं। सो एक्चुअली इसका ये मतलब है। अगर हम ये जो हमने बेसिक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल्स भी यही हैं या हम इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो फिर फंडामेंटल्स ऐड होते हैं यूज़र एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स में? हाँ, तो फंडामेंटल्स अगर हम यूज़र एक्सपीरियंस के देखा जाए तो ये फंडामेंटल्स उस चीज़ को कहते हैं कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि नेसेसरी हैं, लाजमी हैं। तो यूज़र सेंटर्ड डिज़ाइन के लिए जो यूज़र एक्सपीरियंस के एलिमेंट्स थे, दीज आर दी कोर फंडामेंटल्स। यू आर राइट, यही इसके लाजमी फंडामेंटल्स हैं। तो हम अगर आपसे हम बात करें कि इसमें हम यूज़र की यूज़र जर्नी से स्टार्ट करते हैं, कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहेंगे? क्या हम अगर इन एलिमेंट्स में से कौन से एलिमेंट से स्टार्ट करना चाहें तो?
यूज़र जर्नी में पहला एलिमेंट है एम्पैथी। आपने रिसर्च करना होता है यूज़र को एम्पैथेटिक वेज में, तभी आपको उसके इमोशंस का पता चलता है। सो जो अगर आपको मैंने डेफिनेशन बताई थी कि यूज़र कौन है और वो किस प्रॉब्लम से जुड़े हुए हैं, वो प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, अगर आप उसकी एम्पैथी तक नहीं पहुंच सके तो आप अपना ही कोई सोल्यूशन, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। आप एक डॉक्टर के पास गए और आपने उसे कहा कि मुझे फलां बीमारी है या मेरा सर दर्द है। ये सर दर्द जो है ना, ये सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम है, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं। अगर डॉक्टर ने आपको सर दर्द की दवा दे दी है तो इट माइट बी राइट, क्योंकि उस वक्त आपके सर दर्द का इलाज होना बड़ा ज़रूरी था। बट वो सर दर्द की कॉज क्या है और उसकी रूट कॉज क्या है, ये रूट कॉज एनालिसिस एक अच्छा डॉक्टर करता है। उसके लिए उसको कुछ टेस्ट रन करने पड़ते हैं, तो वो टेस्ट को रन करेगा, लैब टेस्ट करेगा, उसकी बेस पे जो डाटा आएगा वो डाटे से कुछ एनालिसिस करेगा, फिर वो आपको नई मेडिसिन देगा। उस मेडिसिन का आपका इम्पैक्ट हुआ कि नहीं हुआ उसको चेक करके फिर आपको मेडिसिन यानी आइट्रेट करेगा। एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस कि आपको देखना है कि प्रॉब्लम किसको है, उसकी बॉडी टाइप क्या है, यूज़र क्या है, उसका डेमोग्राफी क्या है, उसके प्रॉब्लम की रूट कॉज क्या हो सकता है। उसका सर दर्द ज़्यादा खाना खाने की वजह से, बदहजमी की वजह से हो रहा हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बट डीपली आस्क द क्वेश्चंस, क्वालिटेटिव रिसर्च। यूज़र की जो जर्नी के क्वेश्चंस हैं ये आप पूछते हैं। जर्नी मे बी आप क्वेश्चन करें तो मैं इसको मज़ीद डिटेल में बता सकूँ कि एक्चुअली जर्नी की टाइप्स क्या होती है। क्योंकि मेरा अगला सवाल यही था कि यूज़र जर्नी जो है, यूज़र एक्सपीरियंस बहुत सारे एरियाज में इस्तेमाल हो रहा होता है, फ्लो में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। क्या फ्लो देख रहे होते हैं, यूज़र जर्नी देख रहे होते हैं, फिर आप मार्केटिंग पर्सपेक्टिव के हवाले से उसकी डेली रूटीन की यूज़र जर्नी देख रहे होते हैं। यार आपने किस वक्त मार्केटिंग करनी है, कौन सा टाइम सूटेबल है। तो इस वक्त हम यूज़र जर्नी, जिस यूज़र जर्नी की बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिकली अगर आप इसको डिफाइन कर सकें कि यार वो क्या है और ये क्या है। ओके, परफेक्ट। बहुत ज़बरदस्त आपके सवाल के अल्फाज के चुनाव बड़े शानदार से, अच्छा लगा मुझे। सो ये जो मार्केटिंग की जर्नी होती है, किस टाइम पे यूज़र देख रहा होता है, इट्स अ डिफरेंट जर्नी। जो यूज़र एक्सपीरियंस की जर्नी होती है उसका ये एक छोटा सा एलिमेंट ज़रूर हो सकता है जिसको आप देख सकते हैं, लेकिन एक्चुअली यूज़र जर्नी ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को डील करते वक्त 3 टर्म्स में आपके सामने बोलूँगा: बिफोर यूजिंग योर सोल्यूशन, ड्यूरिंग यूजिंग योर सोल्यूशन एंड आफ्टर यूजिंग योर सोल्यूशन। ये 3 डिफरेंट पैराए हैं। इनके साथ यूज़र उन प्रॉब्लम्स के साथ कुछ सोल्यूशन निकला या उस प्रॉब्लम के साथ ही खड़ा, या प्रॉब्लम कितनी पावरफुल थी। हम 2 किस्म के जर्नी मैप्स बनाते हैं। तो आपके सवाल का एक हिस्सा तो ये था कि जर्नी मैप्स बनते हैं एक्चुअली। करंट स्टेट जर्नी मैप है और एक फ्यूचर स्टेट जर्नी मैप है। करंट स्टेट जर्नी मैप ये है कि जहाँ हम देखते हैं कि कौन से फेजेस हैं, उन फेजेस में हमारा यूज़र कौन से एक्शंस परफॉर्म करता है, उन एक्शंस परफॉर्म करते वक्त उसको किस किस्म की सपोर्ट मिलती है, उसको फ्रंट एंड लेयर क्या होती है, उसकी बैक एंड लेयर क्या होती है, उसके कौन से डिपार्टमेंट जुड़े हुए हैं। सो फ्रंट एंड और बैक एंड का मतलब यहाँ कोडिंग नहीं है। फ्रंट एंड से मतलब जैसे स्टेज में आपके ड्रामा आर्टिस्ट है, सो एक एक्टर जो होता है वो फ्रंट एंड में होता है, डायरेक्टर बैक एंड में होता है। सो सिमिलरली आपका फ्रंट एंड में कोई पेज होगा, वेबसाइट का पेज होगा, कोई सर्विस लेयर होगी, कोई बैठा होगा रिसेप्शन डेस्क पे, या फिर ये होगा कि आपके पास मोबाइल ऐप होगी और VR ऐप है मे बी। तो ये फ्रंट एंड लेयर है। बैक एंड लेयर जो है वो उसमें उसका डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट बैठा है, या उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रही है, उसकी थॉट्स क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है, उसमें से अगर उसकी फीलिंग डाउन है तो अपॉर्चुनिटी फॉर द डिज़ाइन क्या निकला, उसके यूज़र सिनेरियो क्या निकले। सो दीज आर द लेयर्स करंट स्टेट जर्नी। बिल्कुल। और फ्यूचर स्टेट जर्नी ये है कि जब आपका सोल्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाए तो उस प्रॉब्लम को आपकी प्रोजेक्शन क्या है कि वो कहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपने एक और सवाल का दूसरा पार्ट था यूज़र फ्लो। तो ये डिफरेंट चीज़ है। यूज़र जर्नी में जब आप एक बार जर्नी की मोमेंट्स ऑफ योर जर्नी ऑफ योर यूज़र्स बना के उसके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को देख रहे होते हैं पर्टिकुलर टच पॉइंट्स पे कि किस पॉइंट पे यूज़र को प्रॉब्लम है। जो आपके यूज़र सिनेरियोज इसके एंड में आते हैं, यानी आउटपुट ऑफ द यूज़र जर्नी अपॉर्चुनिटीज एंड द सिनेरियोज। वो यूज़र सिनेरियोज फिर इवेंचुअली यूज़र गोल्स बनते हैं। वो यूज़र गोल से फिर हम यूज़र फ्लो बनाते हैं। यूज़र फ्लो इज़ अ स्टेट एक्सरसाइज जहाँ पे आप इट्स जस्ट लाइक अ माइंड मैप, लेकिन इसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें इंफॉर्मेशन का फ्लो ऐसे चलता है कि यूज़र के येस और नो की स्टेट्स इसमें आती है। तो इसको हम जर्नी नहीं कह सकते, ये इट्स अ फ्लो। या फ्लो इज़ अ डिफरेंट। फ्लो इज़ जिसमें आपका कंडीशनल स्टेटमेंट है, आपने गलत पासवर्ड दिया तो क्या होगा, वो वापस मेन पे चला जाएगा साइन अप के पेज में या साइन इन के पेज में। और अगर आपने किसी मौके पे कोई ऐसा एक्ट कर दिया, लेट्स से आप किसी को टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं और आप एम्प्टी मैसेज नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत में वो वापस रीडायरेक्ट करेगा। कोई इलीगल बात कर दिया तो टर्म्स ऑफ सर्विसेज में भेज देगा। सो दिस इज़ अ यूज़र फ्लो।
जो कि जर्नी मैप की बेस पे ज़रूर बनता है, लेकिन इट्स डिफरेंट। अगर मैं जर्नी को थोड़ा आपके लिए समराइज़ कर सकूं कि आपने जब रिसर्च करनी होती है उसके अंदर यूज़र के पेन पॉइंट्स देखने होते हैं, तो उस पेन पॉइंट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपके पास आए हैं और उसके लिए जो आपने सॉल्यूशन बनाया है, इट्स कॉल्ड यूज़र जर्नी। या आप थोड़ा ऐड करना चाहेंगे इसमें? मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा। आपने जो पेन पॉइंट्स और गेन पॉइंट्स की होती है डेफिनेशन, पेन पॉइंट्स आप यूज़र रिसर्च की किसी भी मेथडोलॉजी में निकाल रहे होते हैं, इंस्पायरेशन फेज होता है ये, और उन पेन पॉइंट्स को डॉक्यूमेंट करने का आइडियल प्रोसेस जो है वो कॉन्टेक्चुअल स्टडी है, कॉन्टेक्चुअल डायरी है, पर्सोना है और एम्पैथी मैप है, जिसमें पेन और गेम्स को इकट्ठा करते हैं। जर्नी मैप ये है कि वो पेन पॉइंट किस पर्टिकुलर टच पॉइंट पे है, दैट इज वन पर्टिकुलर पर्पज ऑफ द जर्नी। सही, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन। इसमें हमने जब यूज़र रिसर्च हम करते हैं, तो अगर हम यूज़र रिसर्च के कुछ बेसिक एलिमेंट्स की बात करना चाहें, तो वो बेसिक एलिमेंट्स क्या होंगे? कि यार आपने जब यूज़र रिसर्च करनी है तो बेसिकली यूज़र रिसर्च के अंदर आपके पास बेशुमार डाटा आ रहा होता है, और आप ये कह लें आपने उसको डॉक्यूमेंट भी करना होता है। तो यूज़र रिसर्च के अगर हम मेन एलिमेंट्स देखना चाहें तो वो कौन से होंगे? ओके, यूज़र रिसर्च ये एक ऐसी अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी ज़बरदस्त बेस और फाउंडेशनल एलिमेंट है जिससे आप अपनी पूरे यूज़र एक्सपीरियंस की इमारत की बुनियाद खड़ी होती है। लेकिन जो मैंने अनफॉर्चुनेटली कहा कि अनफॉर्चुनेटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे होते लोग नॉर्मली। वो समझते हैं कि शायद हमें नक्शे के बगैर ही इमारत बनाने वाले कोई मिल जाए और फिर इमारत में खामी आए तो हम उस इमारत को तोड़ के दोबारा बना लें। तो यूज़र रिसर्च फाउंडेशनल बेस है। आपको पता हो कि नक्शा कितना है, उसके ऊपर बुनियाद कितनी खोदनी है, एफर्ट कितनी लगनी है। तो नक्शा गलत हो, बुनियाद इमारत गलत। यूज़र रिसर्च के अंदर बहुत सी प्रैक्टिसेस हैं, देयर आर डिफरेंट फ्रेमवर्क्स। मैं अगर किसी टाइम आप पूछें तो आपको फ्रेमवर्क्स भी बता दूंगा, बट जो मैं करता हूँ ज़ाती तौर पर वो 170+ एक्सरसाइजेस हैं यूज़र रिसर्च की सिर्फ। उनमें से किस प्रोजेक्ट में कौन सी करनी है, कौन सी नहीं करनी, या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करता है। वो भी एक अलग लॉन्ग डिस्कशन है जिसमें मैं बता सकता हूँ कि कहाँ कौन सी रिसर्च प्रैक्टिसेस करनी चाहिए। सो कुछ के मैं नाम आपको ले देता हूँ। सो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स हैं यूज़र रिसर्च के। जो क्वांटिटेटिव मेट्रिक्स हैं ये नॉर्मली लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि ये डेस्क पे बैठ के आप कर सकते हैं। डेस्क पे बैठ के आप कॉन्टेक्चुअल इंक्वायरी कर सकते हैं, आप क्रंचिंग डाटा कर सकते हैं, आप यू कैन डू द स्वॉट एनालिसिस और कंपैरेटर एनालिसिस और टू मनी एक्सरसाइज जो आप रिमोटली कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, गूगल फॉर्म्स भेज दिए किसी को, डाटा ले लिया, तो इसमें आपके पास डाटा ज़रूर आ जाता है। लेकिन यूज़र एक्सपीरियंस की डेफिनेशन क्या थी? इमोशंस को ऑब्जर्व करके फिर उस पर से डाटा निकालना है। तो यहाँ पे आपके पास इमोशंस नहीं आता। आपको क्वालिटेटिव स्टडीज़ करनी पड़ती हैं जिसमें फील्ड स्टडी आपको अपने डेस्क से हट के जाना पड़ता है। जैसे कि इंटरव्यूज़ हैं, आपके पास इंडिविजुअल इंटरव्यूज़ हैं, आपके पास एक्सपर्ट इंटरव्यूज़ हैं, आपके पास ग्रुप इंटरव्यूज़ हैं। फिर आपकी एक्सरसाइज है कार्ड सॉर्ट एक्सरसाइज है, पेयर ऑब्जर्विंग पेयर एक्सरसाइज है, आपके पास इमर्जन है। सो लॉट्स ऑफ एक्सरसाइजेज आउट देयर। सो यूज़र रिसर्च की ये प्रैक्टिसेस हैं जो आपको करनी होती हैं क्वालिटेटिव डाटा निकालने के लिए। तो जब हम ये तमाम तर काम कर लेते हैं तो इसके बाद सबसे पहला स्टेप हम यूज़र पर्सोना को कहेंगे। ओके, सो आप जिसका आप करने जा रहे हैं यूज़र पर्सोनास, जो रिसर्च की प्रैक्टिसेस है ना, उसके फेज को अगर हम नाम लें तो मैंने आपको पहले भी कहा कई फ्रेमवर्क्स हैं। तो अगर मैं इस वक्त आईडियो के फ्रेमवर्क को बेस्ड मॉडल रखूँ जिसमें मैं एक्सपर्ट भी हूँ, तो उसमें इंस्पायरेशन का फेज़ है जिसमें हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च का फेज़ जब ख़त्म होता है तो आपके पास आइडिएशन का फेज़ शुरू होता है। सो अगर मैं 4D मॉडल आपके सामने रखूँ तो ये डिस्कवर के फेज़ के बाद डिफाइन का स्टेज आएगा। तो इस स्टेज में आप क्या करते हैं कि आप स्टार्ट करते हैं ब्रेनस्टॉर्म रूल्स या डॉक्यूमेंट योर लर्निंग और एफिनिटी मैप। एक ही चीज़ के 3 नाम हैं। सही। तो एफिनिटी मैपिंग में आप रफ वो तमाम डाटा स्टिकी नोट से डालते हैं। फिर जो यूज़र्स ने रिसर्च किया हुआ आपकी टीम ने वो आके शेयर इंस्पायरिंग स्टोरीज, कोई इंसाइट है वो डिस्कस करती हैं। फिर आप उसमें से थीम निकालते हैं, फिर थीम में से टॉप 5 निकालते हैं, बंडल करते हैं उसको। उसमें से फिर वो जो बंडलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन है वहाँ से फिर आप पर्सोना बनाते हैं। तो यानी कि वो जो बंडलिंग में जो आपके पास एक चंक जो है डाटा का, उसमें से फिर आप अपने यूज़र्स डिफाइन करने हैं कि यार हमने यूज़र पर्सोना की तरफ जाना है तो कौन से यूज़र्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करें, और दीज आर द यूज़र्स। तो फिर उसमें सेगमेंटेशन, तो फिर यूज़र टाइप्स भी निकलती होंगी। बिल्कुल निकलती हैं। और यूज़र टाइप्स ना सिर्फ निकलती हैं उस टाइम, बल्कि ये आइट्रेट होती रहती है। इट्स लिविंग। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक मिथ है जो कहा जाता है कि यूज़र एक्सपीरियंस शायद वाटरफॉल है, यानी एक स्टेप दूसरे स्टेप के साथ चलता रहेगा और इसी प्रोसेस के साथ चलेगा। बट इट इज़ अ सुपर एजाइल। कोई भी एक्सरसाइज कभी भी आपकी हो सकती है। आप अगली एक्सरसाइज से पीछे भी मूव कर सकते हैं, आगे भी चल सकते हैं, और कीप आइट्रेटिंग। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक प्रोजेक्ट था जो मैं बहुत लंबा हमारा हुआ, इसलिए उसकी अक्सर मैं मिसाल लेता हूँ। पोल्ट्री फार्म का, पोल्ट्रा प्रोजेक्ट का नाम था।
तो पोल्ट्री फार्म में हमारा जो यूज़र टाइप्स निकली थी वो निकले थे पोल्ट्री फार्म के ओनर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, मैनेजर्स और डॉक्टर्स जो वहाँ पे मौजूद हैं। तो इनिशियल जो हमने सर्वे किया, जो हमने कॉन्टेक्चुअल स्टडी की, जो हमने सेकेंडरी रिसर्च की और कंपैरेटिव एनालिसिस एक्सेट्रा, वो सब करने के बाद जब हम फील्ड में गए तो इमर्जन की एक्सरसाइज के दौरान हमें पता चला कि देयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज़र टाइप विच वी आर मिसिंग, दैट इज़ द लेबर मिस हुआ है। और लेबर को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्योंकि लेबर ने कौन सी एप्लीकेशन यूज़ करनी है, लेबर का काम है उसमें तो पानी डालना है, अगर आग लगी तो आग बुझानी है उसका। सो दीज आर सम द मिथ्स एंड वी रियलाइज कि इनको अपने प्रोजेक्ट में जो वैल्यू चाहिए, जो सोल्यूशन है, इम्पैक्टफुल सोल्यूशन फॉर द इम्पैक्टफुल प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करने के लिए एक्चुअल यूज़र टाइप लेबर ही है। सो वी स्टार्ट स्टडिंग पर्सोना में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है आपके यूज़र की टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग, वो टेक्निकली कहाँ पे लाया करता है। तो हमें पता चला कि वो टेक्निकली बहुत आगे खड़ा था। कैसे? लेबर जो था ना, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स थे। नंबर 1 मोबाइल फ़ोन्स यूज़ करते थे। नंबर 2 वो उन मोबाइल फ़ोन्स पे टिकटॉक देखते थे। नंबर 3 वो टिकटॉक क्रिएट भी करते थे, तो उन्हें क्रिएशन आती है। सो नाउ हम उनको एक एप्लीकेशन का ऐसा इंटरफेस दे सकते हैं जिसमें टिकटॉक की तरह नोटिफिकेशन है और वो क्रिएट कर सकें अपनी कॉल टू एक्शन आइटम। इस हद तक इन्फॉर्मेशन वो ले सकते हैं एंड वी कम अप विद a lot of interesting idea, 3000% अनबिलीवेबल वैल्यू के जो हम प्रॉब्लम को देख रहे थे वो उसी यूज़र ने सॉल्व किया। तो आपके सवाल का जवाब ये था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द यूज़र सेगमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट कि आपको आपके प्रॉब्लम को जो यूज़र टाइप सॉल्व कर रहा है, हो सकता है आपके स्टेक होल्डर को उसके बारे में आगाही ना हो या वो इसको इम्पोर्टेंट ना रखता हो। तो ये जो अभी आपने इन डिटेल बताया है और काफ़ी टेक्निकल है, तो अगर मैं आपसे चाहूँ कि यार आम आवाम के लिए कुछ आप आसान अल्फाज में या थोड़ा सा नॉन टेक्निकल, थोड़ा सा इजीली हम बता सकें आम आवाम के लिए। जी बिल्कुल। जो आपने अभी पूछा आम अल्फाज में अगर बताऊँ इसको, तो प्रोसेस जो यूज़र एक्सपीरियंस का है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कई मेथडोलॉजीज़ हैं, कई मेथड्स हैं। तो एक मेथड है जिसे ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन कहते हैं। ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन एक आम फहम ज़बान में हम होमोसेपियंस के लिए, जब ये इंसान इस दुनिया में आए उस वक्त से लेकर प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट उनका है कि उनके पास दांतों में जो गोश्त खाने के दांत मौजूद हैं, लेकिन वो गोश्त खा नहीं सकते, हजम नहीं कर सकते। उसके लिए खाने का गर्म होना या जला होना ज़रूरी है। उसके लिए आग ज़रूरी थी, आग के लिए उन्होंने फिर इन्वेंशन की। सो हर इन्वेंशन प्रॉब्लम सॉल्विंग है। अगर हम इस चीज़ को जहन में रखें तो एक आम फहम ज़बान में ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन के प्रिंसिपल डे 1 से एग्जिस्ट करते हैं और ये आखिरी दुनिया तक एग्जिस्ट करते रहेंगे। इसका पहला कोर प्रिंसिपल है कि किन लोगों को वो प्रॉब्लम है। तो हर लोगों का प्रॉब्लम दूसरे लोगों से डिफरेंट होता है। सो द पीपल एंड द बंच ऑफ पीपल, अगर आप पेशेंट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम बना रहे हैं तो पेशेंट, डॉक्टर, रिसेप्शनिस्ट, हर चीज़ आप उसको डॉक्यूमेंट करेंगे। सो दैट इज़ द वन पार्ट, किन लोगों को प्रॉब्लम है। दूसरा, प्रॉब्लम क्या है, वो प्रॉब्लम रूट प्रॉब्लम है या सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर आप रूट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सिम्टम ऑफ द प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप सिम्टम सॉल्व करेंगे तो रूट प्रॉब्लम अभी भी रहेगा। सो दीज आर द 2 कोर प्रिंसिपल्स। तीसरा इसमें वैल्यू होता है कि वो प्रॉब्लम किस स्टेज पे आता है। उस पर्टिकुलर स्टेज को सॉल्व करने के लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस कौन से हैं और फिर चेक करना कि क्या ये सॉल्यूशन वर्क किया कि नहीं। अब आप इसकी मिसाल ले लें कि कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ लें। लेट्स से हमारे सामने ये कैमरा है। द कैमरा इज एग्जांपल ऑफ द यूएक्स एज अ ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन। कैमरे में क्या है, कैमरे में आपके पास एक लेंस है, एक बटन है और उससे आप क्लिक करते हैं, पिक्चर लेते हैं और वीडियो बनाते हैं। इज दिस अ यूज़र एक्सपीरियंस? बिल्कुल नो। ये यूआई डिज़ाइन है, उसका लेंस भी डिज़ाइन है, उसके बटन भी डिज़ाइन है। यूज़र एक्सपीरियंस ये था कि हमने अपने मोमेंट्स को कैप्चर करना है। दैट इज़ द यूज़र एक्सपीरियंस। तो उसको इस्तेमाल करने को हम क्या कहेंगे? वो यूजेबिलिटी है। सो हमें टर्म्स बड़ी क्लियर हों कि जब हमने कैमरा इस्तेमाल करना था तो हमने करने का मकसद क्या था। वो मकसद जब आप डॉक्यूमेंट करते हैं वो है यूज़र एक्सपीरियंस। हम उसके साथ कितने जुड़े हुए हैं, कितने पैशनेट हैं कि ये काम हो जाए, और वो काम हो नहीं रहा तो हम किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। ये यूज़र एक्सपीरियंस है इस मिसाल में। और उसको बनाने के लिए सोल्यूशन हमारे पास कैमरा है, कैमरे के बटन उसके यूआई हैं और यूजेबिलिटी उसके इम्पैक्ट्स हैं। सो ये इस एग्जांपल में, आम फैम एग्जांपल में, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रोसेस है। ठीक है। तो इसमें आप जब यूज़र पर्सोनास बनाते हैं, फिर आप यूज़र इंटरव्यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर ही आप वायर फ्रेम्स बना रहे होते हैं।
पर्सोना की एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल डिफरेंट एक्सरसाइज है, जिसमें आप पता करते हैं कि यूज़र के नीड्स क्या हैं, उसके पेन्स क्या हैं, उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, उसकी टेक्नोलॉजिकल लिमिटेशंस क्या हैं, वो उसको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती हैं। सो डेमोग्राफिकल फैक्टर्स हैं उसके अंदर, बिहेवियर फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। आई विल टेल यू द डिटेल, अगर हम कभी फुल इसके ऊपर पॉडकास्ट करें तो मैं पूरा डिटेल उसका प्रोसेस बताऊँगा। वाइल्ड फ्रेम की जो स्टेज है ना, ये आती है आइडिएशन में, जब आप सोचते हैं कि अब जो हमारे पास डाटा आ चुका है पिछली स्टेजेस से, चाहे वो पर्सोना की स्टेज से था, जर्नी मैप की स्टेज से, जो भी डाटा हमारे पास आ गया है, अब हम उसकी बेस पे सोचते हैं कि हमें क्या विजुअली क्या बनाना है। ये क्यों ज़रूरी होता है, वाइल्ड फ्रेम की स्टेज इसलिए ज़रूरी होती है कि आपको पता है साइंटिफिकली इंसान जो कुछ सोचता है तो उसके ब्रेन में एक पिक्चर बनती है। सो लेट्स से मैं एक चीज़ सोच रहा हूँ, पानी, लेट्स से मेरे जहन में पिक्चर बन रही है एक ग्लास के अंदर पानी। हो सकता है आपके साथ जो पिक्चर बन रही हो, आप सोच रहे हो नदी के अंदर पानी। ये दोनों तस्वीरों में फ़र्क है। सही। आपने भी पानी सुना, मैंने पानी बोला, लेकिन उस पानी के तस्वीरें डिफरेंट बन गई। तो अब अगली बातें मैं जितनी करता जाऊंगा, मैं डिफरेंट कर लूँगा, आप डिफरेंट समझ रहे होंगे, परसेप्शन फ़र्क हो जाएगा। इसलिए जब आप अपनी रिसर्च को डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसको विजुअल फॉर्मेट में लेके आए, तो वाइल्ड फ्रेम उसकी परफेक्ट शक्ल है। और इसमें टाइप्स भी होती हैं वाइल्ड फ्रेम्स की। हाँ, वाइल्ड फ्रेम की बहुत सी टाइप्स होती हैं। ब्लॉक टाइप होती है, लो फाइडेलिटी होता है, हाई फाइडेलिटी होता है, मिड फाइडेलिटी होता है। इवन इसकी जो बेस्ट फेज जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं वो है क्रेजी एट लो फाइडेलिटी की शक्ल है। आप एक पेज के 8 कॉर्नर्स लेते हैं, उस 8 कॉर्नर्स को डिवाइड करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन्स बन जाती हैं, एंड यू टेक योर टाइम कि हम 10 मिनट्स के अंदर 8 और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, जितनी भी आप स्क्रीन्स बिल्ड करें, जो भी आपके जहन में आ रहा है कि इस वक्त डाटे में ये सोल्यूशन हमारा होगा, सो दिस इज यू कैन डू। सो दिस इज माय फेवरेट एक्सरसाइज। वो जो बनाए हुए वाइल्ड फ्रेम्स हैं, इसको फिर प्रोटोटाइप भी हम कर सकते हैं और इस तरीके से इसको दिखाया जा सकता है। या ज़रूरी है, बिकॉज अगर एक स्क्रीन का दूसरी स्क्रीन से लिंक ना हो तो भी कोई आपके जहन में जो भी चीज़ आ रही है लिंक के बगैर भी चल सकता है, लेकिन उसके लिंक होने से आपको भी एक रब्त और ज़ब्त का ख्याल रहेगा कि इस वक्त, और आपका आइडिया ज़्यादा मुनज़्ज़म रहेगा। तो आप प्रोटोटाइप कर सकते हैं। प्रोटोटाइप बाय द वे एरो लगा के पेपर पे भी कर सकते हैं, पेपर के क्लिपिंग लेके प्रोटोटाइप कर सकते हैं, और जब फिजिकल आते हैं तो उसको कर सकते हैं। तो और मैं अगर पसंद करता हूँ। एक तो हो गया आपके पास, हम पेपर प्रोटोटाइप की बात कर रहे हैं, और इसमें जो आपने एक फेस बताई है कि जनाब आप हाई फिडेलिटी वाइल्ड फ्रेम से बनाते हैं, तो उसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करें डिजिटल वर्ल्ड में, क्योंकि अगर आपके पास वाइल्ड फ्रेम्स आ गए हुए हैं बने हुए, तो उसको आपने डिजिटल उसमें कन्वर्ट करने के लिए वाइल्ड फ्रेम और प्रोटोटाइप जो है वो मेनली प्रोटोटाइप स्टेक होल्डर के लिए इस्तेमाल होता है, यूज़र के लिए इस्तेमाल होता है, किसके लिए इस्तेमाल होता है? ओके, सो प्रोटोटाइप सबके लिए इस्तेमाल होता है, इंटरनल मीटिंग में स्टेक होल्डर्स के लिए, और बाद में यूज़र्स के लिए जब आपने यूजबिलिटी टेस्टिंग करनी होती है। करते कैसे हैं, आप लेट्स से लो फाइडेलिटी वाइल्ड फ्रेम्स की प्रोटोटाइप करनी है। सो उसका मेरा प्रोसेस तो ये होता था पहले कि मैं चार्ट पेपर पे क्लिपिंग्स करके बना लेता था, और बाद में मोबाइल से सबकी स्क्रीन्स लेके मोबाइल का डाटा ट्रांसफ़र कर देता था, और उसको किसी भी टूल में जो उस वक्त का अवेलेबल टूल था, बाल्समिक, अभी आपके पास फिग जैम है, फिग्मा है, मीरो है, सो मेनी टूल्स आर अवेलेबल। तो टूल जो भी है आप उस टूल में उसको इंपोर्ट करें और उसके आपस में क्लिकेबल प्रोटोटाइप बना लें, जैसे डिजिटल प्रोटोटाइप। अगर आपने ऑलरेडी हाई फाइडेलिटी बनाया है तो हाई फाइडेलिटी में भी आप बड़े आराम से अपनी प्रोटोटाइपिंग को डील कर सकते हैं, बट मैं आइडिएशन के फेज़ में प्रेफर करता हूँ कि आप लो फाइडेलिटी प्रोटोटाइप करें, ये इम्प्लीमेंटेशन या डिज़ाइन की स्टेज में। तो एक वाइल्ड फ्रेम जिनको आपने प्रोटोटाइप किया है उसको एक यूज़र के साथ इंटरेक्ट के साथ अगर हम ये देखें कि यार हमने बेसिकली जो उसके साथ हमारी बात हुई, जो पेन पॉइंट गेन पॉइंट हमने निकाले हैं, उसमें से आप ये कह रहे हैं कि हमने वाइल्ड फ्रेम बनाया, प्रोटोटाइप किया है, इसका एंड यूज़र के साथ उसको दिखाने में क्या फ़ायदा होता है? हाँ, ज़बरदस्त। अच्छा, देयर इज एन एक्सरसाइज व्हाट टू बिल्ड अ प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या बनानी है, तो उसकी भी एक अलग एक्सरसाइज है, प्रोटोटाइप से पहले की जाती है कि हमारे प्रोटोटाइप का मकसद क्या है। आपने मुख्तलिफ एक्सरसाइजेज में यूज़र के गोल निकाल लिए, यूज़र के सिनेरियोज निकाल लिए। अब उन सिनेरियोज और गोल्स को सामने रखते हुए आपके वाइल्ड फ्रेम बनेंगे। अगर आपके वाइल्ड फ्रेम उस गोल को पूरा नहीं कर रहे, रीबिल्ड इट, आइटरेट करें। यूज़र को टेस्ट करवाना इसलिए ज़रूरी है कि आपको लगा कि ये प्रॉब्लम का सलूशन है। याद रखिएगा, ताले की चाबी ताले के अंदर ही होती है। अगर वो ताला की चाबी गुम हो जाए तो आपके पास क्या ऑप्शन होती है? आप उस ताले के अंदर मोम डालते हैं, मोम सूखता है तो वो चाबी की शक्ल बन जाती है, मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस की। इसी तरह प्रॉब्लम का सलूशन कहीं बाहर से नहीं आता, प्रॉब्लम के अंदर ही होता है। दैट इज़ वाई यू डू द डेमोग्राफी, क्वालिटेटिव रिसर्च एक्सेट्रा।
तो जो आप रिसर्च कर चुके हैं, आपने वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन अपनी आंख से, स्टेक होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना, यूज़र के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो उन्हीं को टेस्ट करवाना है। आपकी नज़र में वो सोल्यूशन परफेक्टली वर्क कर रहा था, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन था, यूज़र की नज़र में वो रिजेक्ट है, मेक द आइटरेशन, क्योंकि अभी यूज़र को आपके आइडिया समझ नहीं आया। ठीक है। अब अगर हम जो वायर फ्रेम हमने बनाया उसको प्रोटोटाइप की, वो अगर एंड यूजर जो है हमारा, उसको आप कह लें कि उस सॉल्यूशन को अप्रूव कर देता है कि हाँ दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर मी, और इसके बाद फिर आप यूआई को शिफ्ट करते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि जिस वक्त आप अपनी तमाम एक्सरसाइजेज यूएक्स को कर लेते हैं, तो आप अब यूआई, यूजर सेंटर डिज़ाइन का एक कोर एलिमेंट यूआई है, कि अब आपने यूआई भी बनाना है। जैसे अनदर मिथ, बहुत से लोग कहते हैं हम सिर्फ यूज़र रिसर्चर हैं। आगे स्टेज में पीएचडी के बाद अगर आप कर रहे हैं तो ज़रूर इट इज़ अ गुड पॉइंट, बट इफ़ यू आर डूइंग, आइडियल केस में यूआई डिज़ाइनर को ही यूज़र रिसर्चर होना चाहिए और यूज़र रिसर्चर को यूआई डिज़ाइनर होना चाहिए, क्योंकि उसने फर्स्ट हैंड रिसर्च की हुई है और वही रिसर्च को ज़्यादा बेहतर समझ रहा है और आप यूआई बिल्ड कर रहे हैं। नॉट नेसेसरी बट आइडियली। तो नेक्स्ट फेज, यस, इट्स अ यूआई डिज़ाइन, आप इंटरफेस तो डिज़ाइन। जैसे भी आपने थोड़ी सी डिफरेंशिएट करने की कोशिश की यूज़र एक्सपीरियंस को, टीम को भी और यूआई की टीम को भी, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि यूज़र एक्सपीरियंस की जो टीम है वो लीड करे और यूआई की टीम को भी लीड करे वो, इस सवाल की रिसर्च उसने की है, इमोशंस उसके पास हैं, उसने कोलैबोरेशन किया था, या यूआई की टीम ही मौजूद होगी, क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी समटाइम आ रहा होता है, देखना भी होता है कि हाँ यार टीम एक ही है यूआई की और उसी ने यूजर एक्सपीरियंस को भी किया हुआ है, हम इसको अलग कर देख सकते हैं, होना चाहिए नहीं होना चाहिए अच्छा, टीम के पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। जी परफेक्ट। सो बेसिकली होता ये है कि आप अगर किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं जहाँ पे एक ही शख्स है जो कि यूआई डिज़ाइनर और यूएक्स डिज़ाइनर भी है, यूएक्स रिसर्चर भी है, इंटरफेस डिज़ाइन भी बना रहा है, तो वहाँ पे तो ये मेथड वैसे ही है कि उसको हिट एंड ट्राई और प्रोसेस करके देने पड़ेंगे, एजुकेट करना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ऑर्गेनाइजेशनल मैच्योरिटी लेवल, यूएक्स मैच्योरिटी लेवल स्पेसिफिकली। तो अगर वो नहीं एग्जिस्ट करता तो कभी मैं आपको उसकी डिटेल बताऊंगा कि ऑर्गेनाइजेशनल यूएक्स मैच्योरिटी लेवल कैलकुलेट कैसे करते हैं, एनालाइज कैसे करते हैं और चेंज कौन से मेथड्स हैं जिसमें आप उसको चेंज करते हैं। बट राइट नाउ हमारा टॉपिक ये है कि क्या होना चाहिए। सो फेज नंबर 2 है जहाँ पे आपके पास ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपके पास टीम है जो यूएक्स और यूआई दोनों एक ही डिपार्टमेंट कर रहे हैं। तो यस, एक उसका लीड हो सकता है, एक उसका मैनेजर हो सकता है जो एक ही टीम से दोनों काम करवा रहा हो। स्टेज नंबर 3, एक ऐसा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसके पास यूएक्स रिसर्चर अलग है, डिज़ाइनर्स अलग हैं, इवन मल्टीपल प्रोडक्ट्स के डिज़ाइनर्स अलग हैं। इज अ मिड लेवल ऑर्गेनाइजेशन। आपको मैं एक सुपर लेवल बल्कि बता देता हूँ, दरमियान की स्टेजेस को बाईपास कर देता हूँ। ऑर्गेनाइजेशंस का आखिरी स्टेज जो हमारे पास थी वो ये थी कि एक ऐसा लेवल जहाँ पे आपके पास डेवलपमेंट टीम में डेवऑप्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट अलग हो रही है, डेवलपमेंट के ऑपरेशंस अलग डॉक्यूमेंट हो रहे हैं, मार्केटिंग टीम में मार्केटिंग ऑप्स हो रहे हैं, तो डिज़ाइन में डिज़ाइन ऑप्स होते हैं। इसकी भी डिटेल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, बट राइट नाउ आपको ये बता रहा हूँ इसमें टीम एक आखिरी स्टेज में ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, स्पेशली डिज़ाइन मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन या यूएक्स मैच्योर ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक डिज़ाइन डायरेक्टर होता है, ये एक सी लेवल पे होता है, चीफ डिज़ाइन ऑफिसर। उसके पास मल्टीपल डायरेक्टर्स होते हैं जिसमें जो डिज़ाइन के काम कर रहे हैं वो अलग होते हैं, जो डिज़ाइन ऑप्स पे काम कर रहे थे वो अलग होते हैं, जो डिज़ाइन सिस्टम्स पे काम कर रहे होते हैं वो अलग होते हैं। ठीक है। और इन सब के मर्जर के साथ ये काम होता है। इसमें से जो प्रोजेक्ट के डिज़ाइन में काम कर रहे थे उसमें 2 लेयर्स होती हैं, इसमें एक यूज़र रिसर्च होता है, यूज़र रिसर्चर, और एक यूआई डिज़ाइन। तो हम जो एक आम शख्स के लिए बात करें और हम जिस तरह बेसिक की बात करें यार ये दीज आर द कोर एलिमेंट्स और इनके ऊपर हम मास्टर आप कैसे कर सकते हैं, तो जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो एक शख्स जो है परफॉर्म कर सकता है आमतौर पर, करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको अपनी फील्ड से रेलिवेंट चीज़ें नहीं पता, आप ये कह लीजिए कि किसी को आपने ये कहा कि तुम उर्दू में नज़म तो लिखोगे, गज़ल नहीं लिखोगे, सही, या गज़ल लिखोगे तो आप नज़म ना लिखना या मजमून ना लिखना। आई थिंक इट्स सफिशिएंट। अगर एक शख्स खुद से चॉइस करता है कि मैं एक ही सिर्फ में रहना चाहता हूँ तो उसकी चॉइस है, बट आइडियली उसको ये सब कुछ करना चाहिए। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर तो आपको यूज़र रिसर्च करना आना चाहिए सारा, आपको यूआई डिज़ाइन करना आना चाहिए और आपको उसकी एग्जीक्यूशन आनी चाहिए, उसकी मैनेजमेंट आनी चाहिए। सो बिल्कुल। तो अगर हम यूआई की आप कह लें बेसिक एलिमेंट्स की बात करें तो वहाँ से हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे, डिज़ाइन स्टैटिक से स्टार्ट करना चाहेंगे, कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे आप यूआई को? एग्जैक्टली। सो डिज़ाइन की डेफिनेशन बाय द वे क्या है, डिज़ाइन इज़ द विजुअल कम्युनिकेशन टूल। तो इट्स अ कम्युनिकेशन टूल। एक और आपको डिटेल अगर बताऊं तो कम्युनिकेशन कहा जाता है कम्युनिटी में किसी चीज़ को कम्युनिकेट करना। अगर आपने अपनी चीज़ को अच्छा कम्युनिकेट कर दिया किसी भी कम्युनिटी में, और अच्छा कम्युनिकेट की मतलब ये होता है कि ब्यूटीफुल और ब्यूटिफिकेशन और विजुअली अपीलिंग, तो उसकी वैल्यू होगी शायद 10%। मीन्स अगेन
एक साल तक वो याद रहेगा लोगों को, उसके बाद वो भूल जाएगा। अगर आप उसे लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं तो ईदर इट शुड रिलेट टू द प्रॉब्लम ऑफ द कम्युनिटी और द सोल्यूशन ऑफ द कम्युनिटी, तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। सो डिज़ाइन की डेफिनेशन है, इट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग, इट इज़ फॉर द कम्युनिटी, इट शुड कम्युनिकेट द प्रॉब्लम और द सोल्यूशन और बोथ, and it should be visually appealing. That's the last part. So it's not the whole part. So design में पहला part again उसका problem solving है या नहीं, वो आपको UX से मिल गया, वो आपने इनहेरिट कर लिया। उसके बाद अब आप उसको एस्थेटिकली अपीलिंग करेंगे कि मैं अगर ये बना रहा हूँ किसी ट्राइब के लिए तो ट्राइबल डिज़ाइन होगा मेरा, अगर ये बन रहा है रेट्रो के लिए, ओल्ड एस्थेटिक्स, तो रेट्रो डिज़ाइन बनेगा। अगर ये आज की दुनिया के लिए बन रहा है, क्रिप्टोकरेंसी में बन रहा है, तो फ्यूचरिस्टिक थीम होगा, या सो व्हाट काइंड ऑफ थीम इट वुड बी, सो एस्थेटिक वुड बी एड द वैल्यू इन द यूआई। सही। तो यूआई के अंदर भी हम ये करें सर, इस एस्थेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, हमने काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं उनको इसके अंदर देखना होता है। तो इसके स्टार्ट में कोई आपके लिए रिसर्च की जाती है कि यार यूआई हम स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई रिसर्च की हमें ज़रूरत है? बेसिकली यूआई को स्टार्ट करने के लिए जो रिसर्च की ज़रूरत है वो आपकी फील्ड के साथ है, प्रोजेक्ट के साथ थोड़ी सी कम है। फील्ड के साथ इस तरह है कि अगर आपको पता हो कि डिज़ाइन की टाइप्स कितनी है, डिज़ाइन की कैटेगरीज कितनी है, तो आपके लिए प्रोजेक्ट में उसका मूव करना आसान है। अगर आपको प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट करना पड़ेगा फिर इट्स अ टाइम टेकिंग वर्क, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर रहते हुए भी आपको डाइवर्ज करना पड़ता है कि इस प्रोजेक्ट में मैं इस यूआई को कैसे, इसमें लेआउट्स कितने होंगे, इसके वेरिएबल्स क्या होंगे। इसके लिए हम आइडियली किसी प्री बिल्ड डिज़ाइन सिस्टम को अपना टाइम सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। सो देयर आर किट्स अवेलेबल, मटेरियल डिज़ाइन अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप अवेलेबल है, एटॉमिक डिज़ाइन मॉडल है, तो लॉट्स ऑफ किट्स आर देयर, तो आप उनको यूज़ कर लेते हैं या अपनी बिल्ड कर लेते हैं या बना लेते हैं। तो एस्थेटिक को हमने डिस्कस कर लिया, इसके बाद विजुअल डिज़ाइन इज समथिंग एल्स, या इसमें कवर हो जाता है पार्ट ऑफ एस्थेटिक्स, लेकिन एस्थेटिक्स को आपने स्टार्ट कहीं ना कहीं से करना है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी अ मूड बोर्ड, इट कुड बी अ विजुअल आइडेंटिटी। तो विजुअल आइडेंटिटी नॉर्मली इसको कंफ्यूज किया जाता है ब्रांड आइडेंटिटी के साथ, जैसे लोगो और इस तरह की चीज़ें। सो एनी विजुअल आइडेंटिटी इज़ द पार्ट जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी इन टर्म्स ऑफ लेआउट, आपकी ब्रांड की वैल्यूज़ क्या होंगी, आपके कलर्स क्या हैं, आपकी टाइपोग्राफी क्या है, आपकी ब्रांड की टोन क्या है, आपकी ब्रांड की वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है। सो ये तमाम चीज़ें आपकी विजुअल आइडेंटिटी कहलाती हैं। उसके बाद आप ये कह लें कि हम किस चीज़ को देखते हैं, लेआउट को देखते हैं, किस चीज़ को देखते हैं? हम तमाम चीज़ों को देखते हैं। लेआउट इन पर्टिकुलर ऐसा होता है कि हम देखते हैं हम किस डायमेंशन पे बना रहे हैं। इज इट फॉर द वेब वर्जन, इट्स रिस्पॉन्सिव फॉर नेटिव, फॉर मोबाइल, फॉर टैबलेट, किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, कितनी डायमेंशंस तक जाएंगे। बिकॉज हर प्रोजेक्ट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ऑटो लेआउट बनाएं, हर प्रोजेक्ट इज नॉट नेसेसरी कि हर डिवाइस के लिए बनाएं। देयर आर कंस्ट्रेंट्स ऑफ टाइम लाइन, देयर आर कंस्ट्रेंट्स ऑफ डेडलाइंस, देयर आर कंस्ट्रेंट्स ऑफ बजट। तो आप इन तमाम चीज़ों को देख के फिर तय करते हैं कि हम किस चीज़ पे जाएंगे। सो लेआउट उस चीज़ पे आपका डिपेंड करता है। सो फॉर इंस्टेंस एक प्रोजेक्ट में हम लोगों के पास हमने रिस्पॉन्सिव बनाया था, लेकिन 6 लेआउट्स पे करना था और क्लाइंट ऑटो लेआउट के लिए एग्री नहीं था उसके प्राइस पे, तो हमने वो 6 लेआउट्स डिफरेंट बनाए थे। अब उस प्रोजेक्ट की टोटल स्क्रीन्स थी 3000, तो 3000 ज़रब 6, 18000 स्क्रीन्स के पैसे वो देगा। सो इट मेक्स नो सेंस। सो वी डिस्कस्ड कि ओके इन 3000 डिफरेंट सेपरेट स्क्रीन्स में से हमारी यूनिक कौन सी और सिमिलर कौन सी हैं। यूनिक स्क्रीन्स निकली तकरीबन 300। 300 के हमने फिर मल्टीपल लेआउट्स बना दिए थे जो उसके साथ चले थे। तो दिस इज आंसर दी। वैसे ऑटो लेआउट के ऊपर तो वैसे अलग सेशन करेंगे हम लोग, और उसमें बड़ी डिटेल डिस्कशन करेंगे ऑटो लेआउट के ऊपर। तो अगर मैं इसके बाद बात करना चाहूँ तो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं एक यूआई के अंदर, वो क्या होते हैं? सो इंटरेक्टिव एलिमेंट्स ये होते हैं कि यानी ऐसे एलिमेंट्स जो कि जैसे यूज़र इंटरेक्ट कर सके, यानी उसका वो क्लिकेबल हो सकता है। इट कुड बी वॉइस कमांड्स बाय द वे, इट कुड बी आई कमांड्स, देयर आर अवेलेबल नाउ आफ्टर एप्पल विजन एंड आफ्टर ओकुलस। मैंने VR पे भी काम किया हुआ, उस पर भी सेशन करेंगे किसी टाइम। लेकिन अभी के सेशन के लिए जितने भी आपके पास इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हैं, इसकी ज़्यादातर मिसाल कॉल टू एक्शंस हैं, बटन होते हैं आपके, इनपुट फील्ड्स हैं जहाँ पे आप टेक्स्ट में एंट्री डालते हैं। इसमें आपकी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कैसे प्ले कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है, या वो एलिमेंट टू एलिमेंट है या एलिमेंट टू ह्यूमन है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस है, मशीन ह्यूमन इंटरफेस है, और मशीन टू मशीन है। इन तीनों कैटेगरीज को आप देखते हैं। सो दीज आर द इंटरेक्टिव एलिमेंट्स विद एग्जांपल्स। ठीक है, हमने डिज़ाइन एलिमेंट्स के तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके ऊपर हमने काम किया है, रिसर्च की है, देख लिया है, फाइनलाइज कर लिया है।
तो इसमें इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो है वो यूआई में आता है, यूजर एक्सपीरियंस में फॉल करता है, कहाँ पर फॉल करता है इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर? हाँ, इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बहुत मज़े की बात है कि दोनों तरफ लाई करता है, यूज़र एक्सपीरियंस में भी और यूज़र इंटरफेस में भी, क्योंकि इसकी जड़ें फैली हुई हैं यूज़र रिसर्च में। आप इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर के लिए कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे एक एक्सरसाइज है, हम यूज़र से पूछते हैं कि ड्रॉइड की एक एक्सरसाइज होती है जिसमें यूज़र से पूछते हैं आपकी नज़र में ये चीज़ कैसी है, वो आपको ड्रॉ करके दिखाता है। या कार्ड सॉर्टिंग में वो अपनी मर्ज़ी से किसी भी ऑर्डर, आप उसको ऑर्डर नहीं बताते, वो अपनी मर्ज़ी से किसी अनऑर्डर्ड चीज़ को ऑर्डर्ड कर देता है। तो उसकी आप ऑर्डर का क्राइटेरिया देखते हैं कि उसने किस बेस पे क्राइटेरिया, मे बी उसको आपने चीज़ें दी और उसने चीज़ों को अलाइन किया, ग्रास, फ्रॉग, वाटर एंड ब्लू बर्ड। तो ब्लू बर्ड और वाटर ब्लू थे, फ्रॉग और ग्रास ग्रीन थी। अच्छा, उसने साथ ही कर दिया टैक्सी, कार एंड प्लेन। तो इसका मतलब है कि वो जो ट्रांसपोर्टेशन एलिमेंट्स है उसने इकट्ठा कर दिया। इससे हमें पता चला कि ये हमारा यूज़र टाइप इंफॉर्मेशन के फ़्लो को अपने जहन में कैसे समझता है। सो इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर की बुनियाद यूज़र रिसर्च में ही रख दी जाती है कि आप पता करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से नेविगेशनल फ़्लो नहीं बनाएंगे, बल्कि जैसा यूज़र सोचता है उसकी मदद से बनाएंगे। और आइडिएशन की एक्सरसाइज में आप इस वैल्यू को इनटेक करते हैं और अपना प्रोटोटाइप में इस चीज़ को बिल्ड करते हैं कि हमारा इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर ऐसा हो। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा इसको आम थोड़ा करना चाहूँ तो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर एक आमतौर पर समझा जाता है कि यार आपके सामने बहुत सारी स्क्रीन्स बनी हुई हैं और आप उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन जो फ्लो करेगी, फॉर इंस्टेंस कुछ नेविगेशन है, अब वो नेविगेशन के बाद उसके अंदर फॉर इंस्टेंस सब नेविगेशन है। तो हम अगर सिर्फ नेविगेशन का एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, वो इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर कहलाता है, क्या है इस बारे में? इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर बेसिकली दो किस्म पे हम डिवाइड कर सकते हैं यूआई के अंदर, अगर स्पेसिफिकली पूछें तो पहला इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर वो होता है कि टोटल नंबर ऑफ पेजेस और स्क्रीन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, यूज़र एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक कैसे पहुंचेगा। ये एक पहली टाइप है। इसकी मिसाल ये है कि यहाँ इस कमरे में, यहाँ पे हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, यहाँ पे पहुँचने के लिए आपको आप एकदम बाहर से यहाँ नहीं पहुँच गए, तो आपको आने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। कोई एक ख़ास दरवाज़ा होगा, एंट्री गेट था, फिर आपको कुछ और स्टेयर्स पे आना पड़ा, फिर लिफ्ट आना पड़ा, फिर उसके बाद एक और डोर था। सो ये नेविगेशनल इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर है। इस इंफॉर्मेशन आपके पास नेसेसरी मौजूद हो कि आपका इंफॉर्मेशन का फ्लो पेज बाय पेज, डोर बाय डोर, स्क्रीन बाय स्क्रीन यूज़र को कहाँ लेके जाए। दूसरा इसका टाइप ये होती है कि जो आपने भी एक्सप्लेन की, किसी एक पेज में या किसी एक स्क्रीन में जो प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन है उसका फ्लो क्या हो। इसमें जिस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है ना, वो ये रखना होता है कि इस पेज में यूज़र का गोल क्या था, उस गोल में क्या प्रायोरिटीज़ हैं, यानी पहले लेवल में जो आप दिखाना चाहते हैं वो उसी ऑर्डर में होना चाहिए। वरना ऐसा ना हो कि आप जो यूज़र को बताना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ मिलेगी, वो सबसे एंड में है पेज के, और वो इतना कुछ दरमियान में है कि यूज़र उससे पहले ही चला जाए, तो ये बैड इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर। तो ये चीज़ हमारे पास मेनली जो है यूज़र एक्सपीरियंस में कवर हो जाती है, यूआई के अंदर इतनी खास इसकी अहमियत नहीं होती अगर आपने वहाँ पर कवर कर ली हुई है तो। नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये पूरा इटरेटिव प्रोसेस है। आप जब यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, आपको उस पर इनपुट तो यूज़र एक्सपीरियंस रिसर्च की आउटपुट के सूरत में आ गई हुई है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे भी आप कई रिसर्च कर सकते हैं। इट्स एन इटरेटिव प्रोसेस। आप यहाँ पे भी उस प्रोसेस को देखते हैं और फर्दर उस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ज करते हैं। ठीक है, और इसमें यूआई के अंदर भी हम एक्सेसिबिलिटी को देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं। यूआई में एक्सेसिबिलिटी में फॉर इंस्टेंस मैं अगर एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहा हूँ जिसमें हमारा यूज़र टाइप, ऐसे लोग भी देख सकते हैं जो 60+ के हैं और उनकी मे बी आई साइट का पीपल विद द प्रॉब्लम विद देयर साइट, हम उनको भी अगर कवर करना चाहें तो हम यूआई में करते हैं और करना चाहिए। एक मैं कोट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट बोलूँगा कि if you are designing for if your user experience is focusing on some of the users, then your user experience sucks. It must be for all of the users. So inclusivity and हर चीज़ adaptability, आपका inclusive design UI में भी होता है। ठीक है, तो अब आपने यूज़र एक्सपीरियंस से शुरू किया, यूआई के ऊपर आप जंप किया, आपने यूआई के अंदर काफ़ी चीज़ें बनाई, उसका अगर आपने कह लें कि उसका एक फ्लो भी आपने बना लिया हुआ है, तो इसमें रिस्पॉन्सिवनेस जो है, अगर हम डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बात करें तो कितनी एक अहमियत रखती है रिस्पॉन्सिवनेस जो है डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से, कि उसको हेल्प आउट करने के हवाले से? एक्चुअली जब आप यूज़र एक्सपीरियंस की लेयर को डिफाइन करते हैं तो ये 3 लेयर्स होती हैं। इसमें 3 एरियाज आते हैं, वायबिलिटी, डिज़ायरेबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। डिज़ायरेबिलिटी इज़ अबाउट द ह्यूमन, जो हम यूज़र रिसर्च करते हैं, यूज़र सेंट्रिक, ये डिज़ायरेबिलिटी है। वायबिलिटी है बिजनेस अलाइनमेंट, बिजनेस से कितना अलाइन है।
और फिजिबिलिटी है कि ये टेक्निकली फिजिबल भी है कि नहीं। तो डेवलपमेंट का रिलेशन क्वेश्चन आपका ये फिजिबिलिटी के अंदर आता है। तो यस, रिस्पॉन्सिवनेस इज फॉर द डिजायरेबिलिटी एज वेल। यूजर्स को चाहिए, वो बाउंड नहीं होंगे कि आपकी एप्लीकेशन या आपकी चीज़ सिर्फ एक खास पर्टिकुलर डिवाइस में देखें, वो किसी भी डिवाइस में भी देख सकते हैं। इसी तरह फिजिबिलिटी में टेक्निकली कि आपका डेवलपमेंट किस तरह से बन रही है, उनकी लिमिटेशंस क्या हैं, अगर वो आपको पता है, आपके पास दो रास्ते हैं। आप डेवलपमेंट को अपस्केल करें कि आपने ये बनाना है। एग्जांपल आईफोन में टच अवेलेबल नहीं था उस टाइम, तो अगर वो फिजिबिलिटी को फोकस करते तो टच कभी आपके सामने आता ही ना, तो उन्होंने टच के साथ मल्टी टच भी रख दिया। तो आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपके प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं, तो फिर आप इसको ज़रूर फोकस करते हैं। तो आप रिस्पॉन्सिवनेस को अपनी अलाइन करके विद योर डेवलपर ज़रूर डील करते हैं। तो बिफोर हैंड ओवर टू द डेवलपमेंट टीम, आपने जब यूआई क्रिएट कर लिया है तो इसके ऊपर भी टेस्टिंग होती है यूज़र के साथ, या आपके इंटरनल जो ये टेस्टिंग है? ओके, यूजबिलिटी टेस्टिंग हर फेज में होती है। इवन रिसर्च के फेज में भी आप टेस्ट करते हैं कि हमारा जो आइडिया हम समझे थे, ये सही समझे थे कि नहीं। पेयर ऑब्जर्विंग, पेयर एक प्रॉपर एक्सरसाइज है जो आप रिसर्च में करते हैं। इसमें भी आप रिसर्च करते हैं कि पेयर एक दूसरे को खुद ऑब्जर्व करें, बजाय इसके कि हम ऑब्जर्व करें, हमारी बायसनेस निकल जाए। इसी तरह यूजबिलिटी टेस्टिंग कार्ड सॉर्ट में भी आप टेस्ट कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन। जब आप आइडिएशन करते हैं, आप उनको टेस्ट करवा रहे होते हैं मल्टीपल, और इम्प्लीमेंट करते वक्त डिज़ाइन को भी आप टेस्ट करवाते हैं, और आफ्टर डिज़ाइन भी आप टेस्ट करवाते रहते हैं। तो इट्स अ ऑनगोइंग प्रोसेस। इसमें समझने की बात यह है कि ये बार बार हम टेस्टिंग क्यों करते हैं। इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होती है को क्रिएशन। जिनके लिए आप सोल्यूशन बना रहे हैं, जिनको जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, ना सिर्फ ये कि आपने टेस्ट उनसे करवाना है, आपने रिसर्च उनसे करनी है, बल्कि क्रिएशन में उनको साथ रखना है। समटाइम डिज़ाइन भी वो बनाएंगे। मैंने एंड्रॉयड की एक एग्जाम्पल साथ दी, तो वो आपके साथ इंगेज रहेंगे डिज़ाइनिंग में भी। तो इट्स नॉट वेरी ईजी कि आप कुछ गए और बना के दे दिए, दैट्स इट। तो इसमें परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का जो एलिमेंट है उसको हम डिज़ाइन साइड पर हैंडल करते हैं, देखते हैं, या फ्लो साइड पर हैंडल करते हैं कि यार इतना फ्लो बन रहा है। तो इसमें अगर हम डेवलपमेंट का इम्पैक्ट अगर देखें साथ साथ कि यार यूज़र इस चीज़ को इस स्क्रीन तक कब तक पहुंचेगा, कितना डिले आएगा, और ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। सो इसमें सो मेनी एलिमेंट्स हैं। जो भी आपने एक एग्जांपल दी कि स्क्रीन में कितनी देर तक पहुंचेगा, स्क्रीन का लोड टाइम क्या है, एक्सेट्रा सब चीज़ें। लेकिन एक पर्टिकुलर मैं आपको मिसाल देना चाहूँगा। वो मिसाल है ऊबर की। ऊबर जिस समय मार्केट में आया तो उससे पहले एक व्हीकल बुकिंग सिस्टम, टैक्सी बुकिंग सिस्टम बहुत सारे एग्जिस्ट करते थे। मेरा ख्याल है कोई 12 से 15 तो हमने भी बनाए हैं। तो मैं आपको उस ज़माने की एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। आपने टैक्सी बुक करनी है, आपने बताना है आप कौन है, आपने साइन अप करना है। साइन अप के पेजेस थे, 2-3% इन्फॉर्मेशन डालें, अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन डालें। फिर आपने बताना है आपने कहाँ से जाना है, आपने कहाँ पे जाना है, सोर्स, डेस्टिनेशन, आपका सामान कितना होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने होंगे, होटल की बुकिंग है या नहीं। ये 12 से 15 स्क्रीन्स थी। उसके बाद अभी टैक्सी का ऑर्डर, मोस्टली ऐसा होता था कि कोई टैक्सी अवेलेबल नहीं है, तो वो आपका सारा आधा घंटा जाएगा। दैट इज़ अ परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन। ऊबर ने 2 से 2.5 साल यूज़र रिसर्च किया है और तमाम टैक्सी सिस्टम उड़ा के रख दिए उन्होंने। सिर्फ पहली चीज़, जो पहला वर्जन अगर मैं आपको याद करूँ, अगर आपने वो देखा है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे सुनने वालों के ऑडियंस के लिए भी, कि जो लोग देख रहे हैं ये पॉडकास्ट। ये ऊबर ने 2.5 साल यूज़र रिसर्च की थी, सिर्फ रिसर्च, कोई डिज़ाइन अभी शुरू ही नहीं हुआ। उसमें मोस्टली यूज़र के पेन पॉइंट्स और टच पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते वक्त परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ही थी कि यूज़र की जर्नी को ऑप्टिमाइज़ किया जाए। तो उन्होंने कैसे ऑप्टिमाइज़ किया? द फर्स्ट वर्जन ऑफ ऊबर, उसमें ये शामिल नहीं था कि टाइप ऑफ व्हीकल चुनें। उसमें ये था कि आप साइन इन विद एनीथिंग। गूगल से आपने साइन इन कर लिया, आपने मोबाइल से साइन इन कर लिया, साइन इन हो गया, तो साइन इन के पेजेस खत्म हो गए, तो 3-4 थे साइन इन करने। उसके बाद आपके पैसेंजर्स वगैरह कोई स्क्रीन है ही नहीं, सिर्फ आपने ये बताना था आपने जाना कहाँ है, दैट्स इट। अब उससे क्या हुआ कि जो लोग अपने ऑफिस से निकलते थे, फीमेल्स हैं, मेल्स हैं, अब वो अपने घर जा रहे हैं एंड दे वांटेड टू बुक अ टैक्सी, या अपने ऑफिस जाना और आप ऑलरेडी जल्दी में हैं, just open the mobile, they will get your longitude and latitude and order the taxi and there would be a taxi and you are on your way. ये है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन की बेस्ट एग्जांपल। तो इसमें आप कह लें कि जो क्रिएटिविटी का एलिमेंट है उसको आप कहाँ देखते हैं? ओके, क्योंकि बहुत सारे टेक्निकल एरियाज होते हैं, यूज़र की जो नीड्स है उसको जब देखते हैं कि यार एक बहुत सारी एप्लीकेशन थी, किसी ने नहीं बनाया, कोई वजह होगी जो नहीं उन्होंने बनाया, लेकिन फिर एक कंपनी ने रिसर्च किया, उसने बनाया, उसने भी क्रिएटिव एलिमेंट को कितना इम्प्रूव दिया होगा इसके अंदर। अच्छा, पहली चीज़ तो ये देखिएगा कि क्रिएटिविटी और एस्थेटिक्स में फ़र्क है। क्रिएटिविटी इज समथिंग विच इज़ क्रिएटिव, यानी न्यूटन वॉज अ क्रिएटिव, उसने कोई नई चीज़ इनोवेट की थी, तो इसी तरह या डिस्कवर की थी। सो इफ़ यू आर इनोवेटिंग समथिंग और डिस्कवरिंग समथिंग, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। इट नॉट नेसेसरी यू आर गुड डिज़ाइनर,
तो अगर डिज़ाइन का सवाल होगा तो मैं आंसर बदल दूंगा अपना, लेकिन राइट नाउ जब भी आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, नया एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हैं, तो अच्छा डिज़ाइन होना मैंडेटरी नहीं है। एग्जाम्पल, इस वक्त आपके पास एआई के बहुत अच्छे अच्छे चैट बॉट्स बहुत बुरे डिज़ाइन के साथ अवेलेबल हैं, बट दे आर पॉपुलर। सो दिस इज अ क्रिएटिव। तो फिर अगर मैं इसके लास्ट में इस पॉडकास्ट के आखिर में एक सवाल पूछूं कि जो फीडबैक इसके अंदर गेट करते हैं आप, हम लोग यूज़र से भी गेट करते हैं, तो इसमें इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स हैं उसको हम कैसे देखते हैं फीडबैक के हवाले से? ओके, सो फीडबैक में आपको सबसे फीडबैक लेना होता है। इंटरनल स्टेक होल्डर इसलिए ज़रूरी हैं कि वो पता चले कि आपके जो गोल्स थे, जो उन बिजनेस गोल्स थे, वो मिक्स कवर हुए कि नहीं, और यूज़र का फीडबैक इसलिए ज़रूरी है कि यूज़र गोल्स पूरे हुए कि नहीं। इन दोनों को इकट्ठा लेकर जो चलते हैं, एक और एक्सरसाइज होती है जिसे हम कहते हैं, जो इनिशियली आप ड्राफ्ट करते हैं, यूएक्स विजन एंड यूएक्स स्ट्रेटजी, जो बिजनेस गोल्स और यूज़र गोल्स को अलाइन करते हैं। फीडबैक में हम उन दोनों को टेस्ट करते हैं कि जो हम लेके चले थे गोल्स, क्या वो फुलफिल हुए। सो स्टेक होल्डर्स की भी इस मौके पे फीडबैक की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की यूज़र की। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सारे साहब, आपने टाइम दिया। you और आपसे मुस्तकिल लगता है सेशंस होते रहेंगे और हम चीज़ें आपसे डिस्कस करते रहेंगे। तो ओके, हमें इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।